नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार हो गया और उसके बाद ग्रहण करने के बाद अब मंत्रियों के पदभार ग्रहण का दौर जारी है। बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर और वैद्यनाथ राम ने पदभार ग्रहण कर लिया है और हम एक एक करके आपको आज की ये 3 बड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद जो मंत्री हैं वो अपने पदभार ग्रहण करने के लिए अपने अपने मंत्रालय पहुंच भी गए। और बता दें आपको कि बन्ना गुप्ता जिन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, उनकी तस्वीर। तो दूसरी तस्वीर मिथिलेश ठाकुर की, जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री के रूप में विभाग का कार्यभार ग्रहण किए हैं। तीसरी तस्वीर वैद्यनाथ राम की है, जिन्होंने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का पदभार ग्रहण किया है। बता दें कि झारखंड में सियासी गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। वहीं कैबिनेट विस्तार के साथ ही शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इस बार हेमंत सोरेन ने कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया है और ये 3 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, वैद्यनाथ राम जो मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर से पदभार ग्रहण किया। तो वहीं मिथिलेश ठाकुर की अगर हम बात कर ले तो मिथिलेश ठाकुर जो है पेयजल मंत्री के रूप में एक बार फिर से उन्होंने मंत्रालय संभाल लिया है। सरकार को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करने वाली व्यवस्था लागू की गई और यही कारण था कि ये तीसरी बार सरकार को बहुमत साबित करना पड़ा और पुरजोर तरीके से हमने बहुमत साबित किया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपना राजनीतिक हित साधने के लिए हमारे विपक्ष के साथियों ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बेबुनियाद आरोप में डलवाने का काम किया था। न्यायालय से, हमारे उच्च न्यायालय से न्याय मिला। राजस्व का संग्रहण भी सही तरीके से हो और अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए जो संसाधन की जरूरत विभाग को होगी उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि फुलफिल कराएं। विभाग में मूल रूप से स्टाफ की कमी है और इसको मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी स्टाफ की पूर्ति हो जाए यहाँ पर, ताकि काम करने में पदाधिकारियों को असुविधा नहीं हो। और ये प्रयास विभाग का जरूर रहेगा कि कोई अप्रिय घटना स्टेट के अंदर न हो, जहरीली शराब जैसी घटना नहीं घटे। अवैध जो शराब बिक्री होता है उसको रोकने का प्रयास रहेगा और अवैध तरीके से जो मेजर लेवल पे जो निर्माण करते हैं लोग, उनको ध्वस्त करना विभाग की जरूरत होगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दल झारखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गए। पार्टियां लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और इस पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि पार्टी 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर चुनावी नतीजे को लेकर समीक्षा कर रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। हमारी पार्टी ने एक समीक्षा कमेटी भी बनाई हुई है 4 सदस्यीय। उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि जो सामान्य सीटें थी, हमारे वोट परसेंट बढ़े हैं, जो पिछली बार से हमारे अच्छे हुए हैं, रिजल्ट अच्छे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है जितनी हम अपेक्षा किए थे वो परिणाम नहीं आया है। समीक्षा के बाद कहाँ त्रुटि रह गई, कैसे हम उसको रेक्टिफाई करें, उन चीज़ों को दूर कर कैसे एड्रेस करें, जहाँ पे हमारी कमियाँ रहीं उसे शीघ्र हम लोग दूर करके, और इस बार भी जो आगामी विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, इसके लिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन की नई कैबिनेट में कई मंत्री पद के चेहरे बदल दिए गए, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जब मंत्रियों के कामकाज को भुनाने की बारी थी तब कांग्रेस में मंत्री पद को बदलने की तैयारी थी। जी हमारे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। उनसे जानेंगे कि आलमगीर आलम को इरफान उनकी जगह पर आए, यहाँ तक तो ठीक था, बादल पत्रलेख नहीं। देखिए, कहीं कोई ठीक और कहीं कोई गलत नहीं होता। सभी चीज़ों के अपने अपने लॉजिक होते हैं और सभी चीज़ों का मूल्यांकन होता है और तब जाकर के इस तरह की कोई तब्दीली होती है। ये सही नहीं है कि किसी को किसी बात के लिए हटाया गया, किसी को किसी बात के लिए लाया गया, वो भी सही हो सकता है। तो हम समझते हैं जब भी कोई बात होती है तो स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन चलता रहता है। ईडी के कारण
जिस तरह से साजिश रच करके, षड्यंत्र रच करके और मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, तो दूसरे मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ। फिर मुख्यमंत्री जी वापस आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका दायित्व है, आप संभालिए, और उन्होंने कहा कि हाँ, इसको संभालेंगे। तो उस निमित्त चेंजेज हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये चेंज प्रकृति का भी नियम है और इसको सभी लोग अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वहाँ से आउट हैं। तो आउट हैं तो इसका मतलब इस तरह की बातें करके कि बांग्लादेशी घुस गए तो अमित शाह क्या कर रहे थे? क्या गृह मंत्री का कोई दायित्व नहीं बनता? शर्म आनी चाहिए ऐसे अनपढ़ और फालतू की बातें करने वाले लोगों को कि किस तरह की बात करते हैं। आप एक बार गृह मंत्री से जाके मिलिए तो सही, कहिए तो सही कि बॉर्डर से घुसपैठिए घुस रहे हैं, उधर कश्मीर में घुस रहे हैं, इधर झारखंड में घुस रहे हैं, उधर सभी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए कवायद करनी चाहिए। चीन से घुस रहे हैं लोग, कभी जाके किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बात को सदन में उठाया क्या कि चीन से लोग घुस रहे हैं, बांग्लादेश से घुस रहे हैं, पाकिस्तान से घुस रहे हैं, देश पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। मैं उनकी भावना का कद्र करता हूं। वो बांग्लादेशी क्यों बोल रहे हैं? बोले कि बाकी लोग भी घुस रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इस बात को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको मांग करनी चाहिए। तो मंत्री पद में बदलाव को राजेश ठाकुर बता रहे हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और संथाल में जो डेमोग्राफी का जो मुद्दा है वहाँ बता रहे हैं कि चूंकि बीजेपी संथाल से आउट है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में इन करने की कोशिश कर रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी नेपाल हाउस में पदभार ग्रहण किया। मौके पर श्रम विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मोरहाबादी मैदान में बहुत जल्द 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं हमको, प्रोत्साहन राशि। तो कल आप सुने होंगे सदन में कि सरकार 5,000 7,000 कह के नहीं दे रही है। हम लोग डीबीटी के माध्यम से युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपये हम लोग प्रत्येक वर्ष डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा दे रहे हैं, और ये सिलसिला विभाग में जारी है। तो एक ही बात हम लोग रोज नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, वादा किया था, उसको लोग पूरा कर रहे हैं। और देखिए, झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर वो बाहर आ गए, लेकिन अब ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती दी गई है, जिसको लेकर अब जेएमएम और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर और भी तेज होता दिख रहा है। जेएमएम ने कहा कोर्ट पर पूरा भरोसा है, तो बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर खुद को बचा रहे हैं हेमंत सोरेन। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जैसे हाईकोर्ट से हम लोगों को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ जो इंटेंशन है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। केंद्र की सरकार के इशारे पर संस्थाएं जो काम कर रही हैं, ये भाजपा का बौखलाहट, भाजपा का डर हेमंत सोरेन के प्रति वही दिखता है और कुछ। अब हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना, उसके बाद ईडी का सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपने आप को संरक्षित करने का प्रयास जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जो कवच मुख्यमंत्री के तौर पर ढाल बनाकर उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, मुख्यमंत्री पद पर आसीन करते हुए और कानूनी संस्थाओं को ठेंगा दिखाने का कार्य करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसी है, उसका अपना काम है, उस पर टिप्पणी नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कोई राहत नहीं मिलेगी। एक केंद्रीय एजेंसी है और अपना जो उनका काम है उसको तो वो करेगी ही, लेकिन ये सीधा राजनीतिक मामला था और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई इंटरटेन हम या किसी तरह की कोई राहत ईडी को जो चाहती है उसमें सफल नहीं हो पाएगी। रिम्स में पावर ग्रिड के तैयार 310 बेड के आश्रय गृह का उद्घाटन शाम 5:30 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उद्घाटन के बाद ऊर्जा मंत्री भवन की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। इसको आज 310 बेड का हाईटेक विश्राम गृह मिलने जा रहा है।
पावर ग्रिड के CSR फंड से निर्मित इस विश्राम गृह के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज राजधानी रांची के रिम्स में पहुंचने वाले हैं। रिम्स में 310 बेड के इस आश्रय गृह में रहने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो ये बताइए कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ होनी है और इस उद्घाटन की क्या तैयारी है? उद्घाटन तो आज करीब 6 बजे से हमारे माननीय मंत्री पावर मिनिस्टर हमारा मनोहर लाल सर आ रहे हैं। उसके साथ हमारे माननीय मंत्री प्लस यहाँ का सांसद हमारे संजय सेठ सर आ रहे हैं। साथ में हमारे झारखंड के जो मंत्री और विधायक रहेंगे। हमारे ये जो पावर ग्रिड का तरफ से ये जो बिल्डिंग हम लोग बना के रिम्स को सौंप रहे हैं आज का डेट में, तो इसमें हमारा G+5 का पूरा बिल्डिंग है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में टोटली हमारा कैफेटेरिया, डाइनिंग से लेके वेटिंग रूम, लाउंज, इस टाइप का सुविधा है, किचन। बताया जा रहा है कि आज जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले मरीजों को इससे लाभ मिलने वाला है। और जब यहाँ मरीज आएंगे तो उनके परिजनों को रहने की समुचित व्यवस्था रिम्स में मिलने वाली है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। बारिश शुरू होते ही हजारीबाग के बाजार में इन दिनों मशरूम की बिक्री तेजी से हो रही है। बाजार में मशरूम का दाम 700 से 1000 रुपए किलो बिक रहा है। सावन आते इसकी खपत और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मांग और भी बढ़ सकती है। रात का समय चल रहा है और ऐसे में जो लोगों को है देसी मटन का इंतजार रहता है। अगर हम देसी मटन की बात कर ले तो देखिए अभी का जो समय है वो बाजार में फुटका का जो है वो जमकर बिक्री हो रहा है। अगर हम इसकी बात कर ले तो अभी बाजार में 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक मिल रहा है। और खरीदार में जो है वो कमी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि काफी महंगा बताया जा रहा है। सामान्य टाइम में मटन, मीट, मछली सारा चीज बंद हो जाता है। इसका वजह पड़ोसी जो जमीन का आसमान से अपने से निकलता है, उसका वजह 3 बजे भोरे किसान खुद जाता है, वो भी एक निकाल लेके आता है, तभी वहाँ से लाते, सब धोता है, मेहनत करता है, बाल बच्चा सब मिलके गरीब आदमी चुन के जंगल से लाता है। उसके बाद धोने के बाद लाता है, जब हम लोग उनका घर जाते हैं तभी उन लोग देता महंगा लाने के बाद वहाँ से यहाँ महंगा हम लोग का बेचना पड़ता है। सावन में पूरा इंतजार रहता है सब सावन भर सीजन में यहाँ मिलता है। इन्हीं सीजन में मिलता है। कैसे रुपये खरीदारी कर रहे हैं? 600 रुपये किलो। लोग जो है ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा खरीदते हैं और इसकी जो है स्वादिष्ट को जरूर चखते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और श्रावणी मेला के पहले देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्पर्श पूजा कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। मेला की शुरुआत अब से कुछ दिनों में होने जा रही है, जिसको लेकर श्रावणी मेला के ठीक पहले देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जो लोग हैं वो शुभ कार्य कराने को लेकर पहुंच रहे हैं। आप देखिए इस वक्त की तस्वीर, हम देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप अभी श्रद्धालुओं की भीड़ देखेंगे, क्योंकि श्रावणी मेला में अर्घा लग जाता है, जिसको लेकर कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो बाबा वैद्यनाथ मंदिर श्रावणी मेला के पूर्व ही पहुँचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। हमारे साथ श्रद्धालु हम बात करेंगे, कहाँ से आए हम जी और आज पूजा करके कितना अच्छा लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग अररिया से है, बिहार से, अररिया से है, अररिया जिला से, और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत आके प्रसन्नता मिली और इसका टाइम लग गया है 2-3 घंटा जल चढ़ाने में, लेकिन प्रसन्नता को आनंद आई भीतर जाए क्योंकि सावन में अर्घा लग जाएगा। सावन से पहले एक अद्भुत अनुभूति महसूस होता है और सही कहिए तो जब दर्शन करने के बाद बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है कि जैसे लगता है कि कोई अपने आप को रिचार्ज हम किए हैं। हाँ, और साल भर तक यही गति जो है बनी रहती है। और यह जो अभी परिदृश्य है देखने से ऐसा अनुभव महसूस हो रहा है कि आने वाले सावन में हमको नहीं लग रहा है कि पैर रखने का भी जगह हो। जाहिर सी बात है कि देवाधिदेव महादेव की नगरी में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं, बाबा का पूजा अर्चना करते हैं और बाबा भोलेनाथ जो है मनवांछित फल की भी प्राप्ति दे करते हैं। तो यही कारण है कि भारी संख्या में देवघर पहुंचकर, बाबा धाम पहुंचकर श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ का पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट, पंडाल सहित अन्य काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। देवघर के शिवराम झा चौक पर बड़े बड़े पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे।
श्रावणी मेला की शुरुआत अब से कुछ दिनों में होने जा रही है, जिसको लेकर देवघर जिला प्रशासन तमाम तैयारियों में जुट चुका है। देवघर पहुंचने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए लगातार जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के मानसरोवर रोड स्थित, जहां पर यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर है और यहां से ही कांवरिया जो है गुजरते हैं, जिसको लेकर ये तैयारियां आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते टेंट बनाया जाता है ताकि धूप और बारिश से बचाया जा सके। देखिए कि यहाँ पर किस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। शिवराम झा चौक का ये रोड है, जलसार रोड, यहाँ से जाते हैं और काफ़ी बड़ा जो ये पूरा रोड होता है इसमें टेंट बनाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उन्हें धूप बारिश से भी बचाया जा सके। साथ ही साथ इसमें 3 से 4 स्पाइरल भी बनाए जाते हैं ताकि कतारबद्ध तरीके से देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लोगों को प्रवेश कराया जा सके, सुलभ जलार्पण कराया जा सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी देवघर में जोरों शोरों से चल रही है। सभी और टेंट पंडाल बनाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के, देवतुल्य श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाओं के लिए जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन है वो लगे हुए हैं ताकि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु सुलभ जलार्पण के साथ साथ एक सुखद अनुभूति लेकर देवघर से वापस जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कोडरमा के चिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के पूर्णा धाम में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान तीनों बच्चे पानी में डूब गए। बच्चे का शव पानी से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों में एक बच्चा जयपुर से शादी समारोह में शामिल होने चंदवाड़ा प्रखंड के थाम आया हुआ था। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जयपुर से आए थे, वो अपना नानी के यहाँ आए थे शादी में। तो कितने बजे घटना है ये घटना लगभग लगता है कब हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को पता चला है कि 6 बजे के बाद पता चला है। अच्छा, कितने बच्चे थे? 3 तो थे। क्या करने आए थे बच्चे? नहाने आए थे, नहाने वो जामुन है ना इधर। तो सूचना मिला है यहाँ पर 3 बच्चे डूब गए हैं, तो अभी आए हैं मतलब स्पॉट पे देखने। तीनों का निकाल दिया गया सर? अभी तो आए हैं कि पता चला कि वो 200 निकले हैं और 100 शायद नहीं निकल पाया, तभी हम स्पॉट पर जाएंगे तभी पता चलेगा। हजारीबाग के दारू प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन हाथी घरों को तोड़ देते हैं और घर में रखे अनाज को चट कर जा रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि वन विभाग और जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। दो बोरा गेहूं था, बरसात के लिए खरीद के रखे थे सब। देखिए 200 रुपये किलो 2 किलो लाहड़ लिए थे लगाने के लिए, और सरसों था लगाने के लिए, एक झोला बीन रखल थे। देखिए सब सतनाश कर खा पी के एकदम खत्म कर दिया। क्या मांग करते हैं वन विभाग से? क्या कि हम लोग दे उतना खर्चा और सब हाथी के भगाइए, सबके घर काहे करेगा नुकसान। जामताड़ा में करोड़ों रुपए की सिंचाई योजना को पानी की तरह बहा दिया गया। 5 साल की योजना 49 साल से निर्माणाधीन है, लेकिन खेतों तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीण और किसान संघ ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। जो हम लोग से पता है कि हम लोग पिताजी दादाजी के अमल पे जो नहर बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि नहर बना हुआ है, नहर है, बट पानी आज तक हम लोग को दिखाई नहीं पड़ा है। तो ऐसा नहर का क्या जरूरत है? जो किसान का जमीन था उसको तो बर्बाद किया गया नहर बना के। अगर पानी ही नहीं है तो किसान लोग करेगा क्या? पूरा किसान तो विक्षुब्ध है, क्योंकि नहर में जब पूरा बरसात के टाइम पानी होता है, जब मैंने अपना घर में पानी जम जाता है उस टाइम नहर में पानी मिलता है, बाकी टाइम तो पानी मिलता नहीं है। ये सब फंडिंग जो गवर्नमेंट कर रही बेकार का फंडिंग है। ये फंडिंग नहर छोड़ के अगर सिंचाई का दूसरा कोई व्यवस्था करे या नहर का टाइट एक्शन ले, तो हम तो उम्मीद करते हैं अगर टाइट एक्शन के साथ ऑफिसर पदाधिकारी सबको अगर टाइट में रखे सरकार, तो नहर में तो पानी निश्चित रूप से आएगा। आज का जो यागैया डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो यहाँ नहर के अंतर्गत जो बना है, इसका बना मूल का मेन पॉइंट से पानी का जो लेवल है उसके बहुत ऊपर में इसका मुंह बनाया गया है, जिसके द्वारा इधर पानी निकासी होना है।
परिणाम स्वरूप यह है कि वहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं है और आज तक इस नहर को पानी नहीं मिला है। हो गया लेकिन आज तक नहर में पानी नहीं आया। मैं कायदे से बता देना चाहता हूँ उपायुक्त महोदय, आप किसानों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, नहीं तो किसान यदि आंदोलन में आ जाएगा तो आपका कुर्सी हिला देगा, आपका कार्यालय का घेराव करेगा। आने वाले दिन में जीरो चैनल पे सिकटिया साइड में अभी काम चल रहा है और वहाँ पे चूँकि बीम वगैरह का काम अभी चल रहा है तो इसलिए पानी नहीं छोड़ा जा सका है, लेकिन जैसे ही वो सूख जाएगा उसको मजबूती आ जाती है तो 4-5 दिनों में पानी वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। जमशेदपुर का जुबली पार्क लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार पार्क में टाटा स्टील ने बिजली की कमी से निपटने के लिए एक पहल की है, जहां पर बीचों बीच सौर ऊर्जा लगाया गया है। दूर से पेड़ की तरह दिखने वाला ये सौर ऊर्जा पूरे पार्क में बिजली उपलब्ध करा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। मौसम पर बोलोगी कैसे पार्क में मैं आपको लाया हूं, जहां आपने पार्क तो घुमा होगा, पार्क में कई तरह तरह के फूल और पेड़ों को देखा होगा, मगर जमशेदपुर शहर का एक ऐसा पार्क है जहां सौर ऊर्जा का ट्री है। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जमशेदपुर के जुगली पार्क में मैं मौजूद हूँ। और भी लगातार जो है बिजली की समस्याओं से निपटने के लिए जितने भी सरकारी विभाग है वहां सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिजली की समस्या जमशेदपुर शहर में होने वाली थी वो अब उस पर निजात मिलता दिख रहा है और सौर ऊर्जा से लोग बिजली का उत्पादन कर कहीं ना कहीं जो ये बिजली की समस्या थी उससे निपट रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।